नमस्कार साथियों, मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बार पुनः हिंदी का गजब का चैप्टर। साथियों, लगातार आप लोगों के मैं कमेंट्स देख रहा था, आप लोग कहते थे सर जी मुझे समास चाहिए, समाज का चैप्टर चाहिए। मैंने इसके पहले आपको कारक पढ़ाया था, इसी के बाद आपका ये समास का आपका चैप्टर है साथियों। तो एक बार हम सभी लोग समास को मिलजुल के अच्छे से समझ लेते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप लोग उस चीज़ को पढ़ने के लिए एक बार अपनी भाषा में नोट्स ज़रूर बनाइए। तो एक बार आप लोग क्लास को लेने से पहले आप लोग जल्दी से जाइए और पेपर और कॉपी आप लोग लेके आइएगा, ताकि बेहतरीन तरीके से आप लोग इसका नोट्स बना सको। साथियों, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि स्किप करने से चीज़ें आपकी प्रॉपरली जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ वो आपकी नहीं होती है। और बहुत सारा बच्चा वीडियो को जल्दी स्पीड में भी बढ़ा के देखता है, उससे भी जो आपकी फीलिंग भाव हैं वो भी आपकी प्रॉपरली आपको नहीं होते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिएगा, वो एक अलग बात है। और आपको जो भी स्लाइड अच्छी लगती हो तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट अपने पास में रखना, ताकि आप लोग बाद में उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। आइए साथियों, चैप्टर का नाम है आपका समास। संपूर्ण नोट्स मैं आपको दूंगा एक एक करके। और अभी तक जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है, पहली बार इसको देख रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि साथियों जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप लोग होते ही आपको ये पता चल जाता है, ताकि आप लोग उसी समय पर उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। साइड में बेल आइकन भी आपकी बनी होती है, उसको आप लोग दबा लेना। और अगर आगे चल के आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर करना, अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई ज़रूरी आपकी नहीं है। आगे चलते हैं, आइए हम लोग देखते हैं समास। सबसे पहले बात आपकी आती समास की। वही बात है, दुनिया में कोई भी चीज़ आप पढ़िए, पहले जो शब्द आपके सामने परोसा जा रहा है उस शब्द का पहले मतलब जानो कि आखिर समास को समास बोला क्यों गया। जैसे कि मेरा नाम है मोहन, तो मेरे माँ ने क्या मेरा नाम मोहन यूं ही रख दिया? कुछ तो लक्षण नज़र आए होंगे या कोई तो वजह होगी, तभी तो उसने नाम मेरा मोहन रखा। मोहन का मतलब क्या होता है पहले तो ये ज़रूरी है, इसके बाद फिर हम लोग ज़िंदगी में प्रवेश करेंगे। मोहन का मतलब होता है मन को लुभावने वाला, यानी कि अट्रैक्शन। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं समास की, तो समास का मतलब क्या होता है? तो समास का मतलब होता है आपका संक्षिप्त, यानी कि संक्षेप। किसी भी चीज़ का जो शॉर्ट रूप होता है, छोटा स्वरूप होता है, छोटे स्वरूप को हम लोग क्या कहते हैं? समास। और अगर बात आपकी विग्रह की आ जाए, तो विग्रह का मतलब साथियों होता है आपका विस्तार। ये तय है कि कोई भी चीज़ अगर आपकी समास का मतलब संक्षिप्त होता होगा तो इसका अपोजिट, यानी कि अगर विलोम की बात करेंगे हम लोग, तो इसका क्या होगा? आपका विग्रह। क्योंकि समास का मतलब होता है संक्षेप, तो फिर विग्रह का मतलब आपका क्या हो गया? विस्तार। अब एक चीज़ आपकी दिमाग में फिर से आएगा सर जी, कि सर जी समास का अलग होना, हम लोग हमेशा समास को संधि के साथ जोड़ के पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अगर मैं कहना चाहूँ समास जो है ना, वो आपका समास का अलग होना विग्रह कहलाता है, जबकि संधि का अलग होना विच्छेद कहलाता है। ये आपका जाने कितनी बार पेपर में आपका आया है कि क्योंकि दोनों ही चीज़ें अलग होती हैं, समास में भी चीज़ें अलग हो रही हैं, विग्रह में भी चीज़ें अलग हो रही हैं। यानी कि समास में भी अलग हो रहा है, संधि में भी अलग हो रहा है। पर अगर समास अलग हो रहा है तो विग्रह कहलाएगा, और संधि अगर अलग हो रहा है तो आपका क्या कहलाएगा? विच्छेद। यहाँ तक आपको समझ में आया? आइए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों। हिंदी ग्रामर में जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, याद रखना हर एक चीज़ आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है। यूँ ही कोई भी चीज़ हम लोगों को नहीं पढ़ना है। और मैं आपको बता देता हूँ, काश अगर कोई शिक्षक, कोई टीचर आपको जो भी पढ़ा रहा है, अगर उसको आपकी रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाए, कोरिलेट करके पढ़ाए, तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई कभी भी वजन बनती है। आइए मैं आपको समास को आपकी ज़िंदगी से जोड़ के बताता हूँ। साथियों, अगर मैं आपको बोलूँ, ये आप लोग ज़रा पढ़ के बताइएगा, कमेंट करिए आपका क्या लिखा हुआ है। सभी लोग कमेंट करिए, पढ़िए। ये क्या लिखा आपका? गुड मॉर्निंग, हाँ या ना? अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ और ये क्या लिखा है? जीएम। एक चीज़ और मैं आपको बोल देता हूँ, ये साथियों क्या लिखा है? गुड नाइट, हाँ या ना? और ये क्या लिखा आपका? जीएन। दो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों ने देखी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप मुझे एक चीज़ यह बताइए साथियों कि ये लिखा है गुड मॉर्निंग, ये लिखा है जीएम, ये लिखा है गुड नाइट, ये लिखा है जीएन। क्या गुड मॉर्निंग मैं आपको बोलूं अगर गुड मॉर्निंग, और अगर मैं आपको जीएम बोलूं, क्या मेरे दोनों ही बोलने में, भाव में, फीलिंग में क्या कोई अंतर है? क्या? बिल्कुल नहीं।
चाहे तो मैं आपको गुड मॉर्निंग कहूँ, चाहे तो मैं आपको जीएम कहूँ, मेरा जो भाव है ना, मेरी जो फीलिंग है, वो तो आपके पास में दोनों ही कंडीशन में सेम तरीके से जा रही है। चाहे तो मैं आपको गुड नाइट ऐसे लिख दूँ, चाहे तो मैं आपको ऐसे लिख दूँ, मेरा जो भाव है ना, मेरी जो फीलिंग है, दोनों ही कंडीशन में आपके पास में जा रही है। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि ये वाली जो सूरत है ना साथियों, ये वाली सूरत आपकी कहलाती है विग्रह। क्या कहलाती है? विग्रह। और ये वाली जो सूरत है ना, ये वाली सूरत आपकी कहलाती है साथियों समास। क्या कहलाती है आपकी? समास। देखिए मैं अपनी बात को फिर से कहता हूँ, ये जो छोटा स्वरूप है आपका, ये है समास, और ये जो बड़ा स्वरूप है आपका, फैला हुआ स्वरूप है, ये आपका विग्रह है। अब यहीं से एक परिभाषा आपकी निकल के आ जाएगी समास की और विग्रह की। आप लोग बिल्कुल मत रटना, एक भी शब्द रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आपके पैरों पर खड़ा करता हूँ, किस तरीके से किताबों का निर्माण होता है, किस तरीके से कोई भी चीज़ें आपकी बनती हैं। आइए मैं आपको स्वतः बताता हूँ। मैंने आपको कहा साथियों, समास क्यों आया रियल लाइफ में? अपनी बड़ी से बड़ी बात को सुनो, अब मेरी बात को, अपनी बड़ी से बड़ी बात को छोटे से छोटे शब्दों में कहना ही समास कहलाता है। सर मज़ा नहीं आया, दोबारा से फिर बोलिए। मैं अपनी बात को दोबारा से बोलता हूँ। अपनी बड़ी से बड़ी बात को छोटे से छोटे शब्दों में कहना ही समास कहलाता है। अगर मैं कहना चाहूँ, ये देखिए ना, बड़ी से बड़ी बात को छोटे से छोटे शब्द में कहना ही क्या कहलाता है? समास। और अपने छोटे स्वरूप को विस्तार पूर्वक कहना क्या कहलाता है? विग्रह। यही तो मैंने आपको परिभाषा बताई। अब अगर मैं आपको परिभाषा की चर्चा करूं तो आपके सामने इसकी परिभाषा निकल के आ जाएगी। ये देखिएगा इसकी परिभाषा आपकी क्या है। अगर मैं आपको कहना चाहूँ, इसको परिभाषा आपको देखिएगा, अभी आपको मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पर आ जाएगी तो ठीक है, वरना मैं आपको बता देता हूँ समास की परिभाषा। ये आपकी परिभाषा, बड़े से बड़े बात को, यानी कि बड़े से बड़े स्वरूप को, बड़े से बड़े स्वरूप को छोटे रूप में लिखना, छोटे रूप में लिखना आपका क्या कहलाता है? समास। ठीक है साथियों, यहाँ तक आप लोगों ने देखा। और ये तो रियल लाइफ में भी होता है। जैसे कि अगर कोई मित्र, कोई दोस्त आपको बहुत ज़्यादा बातें कर रहा हो तो अपन कहते यार चाटो नहीं यार, शॉर्ट में बताओ। आप चाटो नहीं, शॉर्ट में बताओ। ये शॉर्ट में बताओ यानी कि वो क्या कहना चाहता है? वो आपसे यह कहना चाहता है कि मुझे समास में बताइएगा। समास का मतलब जो मुझसे कहना चाहते हो आप, बड़े से बड़े स्वरूप को मुझे छोटे से छोटे शब्दों में बताइए, कम से कम शब्दों में मुझे बताइए। यह बात वो आपको कहना चाहता है। ये सूरत आपकी क्या कहलाती है? आपकी समास। ठीक है साथियों, यहाँ तक हम लोगों ने एक चीज़ देखी। अब इसके बाद हम लोग और चीज़ें देखते हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में आपकी आती हैं। साथियों ज़रा इसको देखते हैं। अब बात आती है आपकी कि सर जी समास जो है ना, वो उसमें पदों का मेल होता है। समास में पदों का मेल होता है, जबकि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। अब फिर से वही बात आ जाती है, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होंगे उन्हें पद समझ में नहीं आएगा कि आखिर पद क्या होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ, पद को मैं दूसरी भाषा में शब्द कह सकता हूँ। पद को मैं क्या कह सकता हूँ? पद को मैं दूसरी भाषा में कह सकता हूँ शब्द। ठीक है ना? बिल्कुल। और जबकि वर्ण को मैं क्या कहता हूँ? अक्षर। तो समास में दो शब्द आपस में चिपकते हैं, जबकि संधि में दो वर्ण आपस में चिपकते हैं। सर जी वर्ण और शब्द के बीच क्या अंतर? अगर मैं कहूँ मोहन तो यह है शब्द, अगर मैं कहूँ मा हा ना तो यह है आपका वर्ण। आया समझ में? तो यानी कि समास में दो शब्द आपस में चिपकते हैं, आपस में मिलते हैं, उनका युग्म होता है, उनका जोड़ होता है, जबकि संधि में दो वर्ण आपस में मिलते हैं। इतना आप लोगों ने देखा। अगर मैं आज डेमो के माध्यम से आपको बताऊं, देखिए ना, ये लिखा है तीन भुवन। तीन भुवन का मतलब क्या हो गया? त्रिभुवन। यानी कि इसमें एक ये वाला शब्द, एक ये वाला शब्द, ये दोनों के दोनों शब्दों को जब मैंने जोड़ा तो बन गया त्रिभुवन। और यही कहलाएगा आपका समास। क्या कहलाएगा? समास।
और अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, मैंने आपको कहा ये लिखा आपका दो और ये लिखा आपका पट्टा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आपका बन जाएगा दुपट्टा, है ना। तुम लोग गाना गाते हो, मेरे सर पे दुपट्टा तेरे प्यार का, गाते हो ना। हाँ, वही वाला है, मेरे सर पे दुपट्टा तेरे प्यार का। तो यानी कि इसमें दो शब्द आपस में चिपके तो बना दुपट्टा। तो इस तरीके से इसमें आपका हुआ क्या, समास। बात संधि की अगर मैं करूं तो संधि में साथियों आपके वर्ण आपस में मिलते हैं, अक्षर आपस में मिलते हैं, तब आपका निर्माण होता है संधि का। देखिए ना, अगर मैं आपको बोलूं महाधन ईस, तो साथियों महाधन ईस में जो चिपके हैं, जो आपस में मिले हैं, वो देखो कौन कौन मिला है। देखते हैं यहाँ पर एक तो बड़ा आ और एक बड़ी ई, ये दोनों आपस में मिले। बड़ा आ क्या है आपका, वर्ण है, बड़ी ई क्या है, वर्ण है। तो दो वर्ण आपस में चिपके, आपस में मिले, इसलिए आपका निर्माण हुआ किसका, ए का। किसका निर्माण हुआ आपका, ए का। तो यानी कि ये कहलाएगा आपका संधि। तो संधि में क्या होता है, संधि में दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जबकि समास में दो शब्द आपस में मिलते हैं। यहाँ तक का सफ़र हम लोगों ने तय किया। इसके आगे हम लोग चर्चा अगर करेंगे तो देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए ना, समास में दो शब्द आपस में युग्म होते हैं, संधि में दो वर्ण आपस में युग्म होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, तीन नेत्र, ये दो शब्द हैं। तीन नेत्र को जब मैंने चिपकाया तो त्रिनेत्र बना। लंबा और उदर दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को आपस में मिलाया तो लंबोदर हो गया। साथियों ये वाली घटना जो है ना, वो समास कहलाएगी, क्योंकि ये इसमें पद आपके मिल रहे हैं। अगर मैं कहना चाहूँ महाधन ईस, इसमें बड़वा और बड़ी ई आपस में मिली तो बना आपका ए, ये आपका कहलाएगा महेश। ये वाली घटना आपकी कहलाएगी संधि। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको पुनः कह देता हूँ कि अगर आपको रियली में वीडियो अच्छा लग रहा है कि कोई सामने वाला शिक्षक आपके लिए मेहनत करता है, तो आप लोग अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, और इसकी लिंक आप लोग ज़रूर अपने साथियों को भेजा करो, अपने दोस्तों को भेजा करो। जितने भी ग्रुप्स हैं ना, उन ग्रुप्स में भेज दिया करो, क्योंकि आज भी ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो कम से कम वह निःशुल्क पढ़ सकें। तो एक बार आप लोग इस वीडियो का लिंक कम से कम एक ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि उन बच्चों तक यह वीडियो पहुंच जाए जिनके पास में पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, ताकि वह निःशुल्क कम से कम हिंदी का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम को आसानी से देख सकें। यहाँ तक आप लोगों ने चीज़ों को देखा। इसके बाद थोड़ा सा और सफ़र अगर मैं तय करूँ तो थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने देखा, देखिए ना, समास, फिर से बात आपकी आती है कि आखिर सर जी समास कहाँ होता है। तो समास हमेशा शब्दों में पाया जाता है। समास किस में पाया जाता है आपका, समास हमेशा शब्दों में पाया जाता है, जबकि कारक हमेशा वाक्यों में पाया जाता है। और सर जी शब्द क्या है, वाक्य क्या है, तो मैंने आपको कहा है मोहन, यह आपका है शब्द। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ मोहन सर कलम से पढ़ा रहे हैं, ये हो गया आपका वाक्य। हाँ या ना, इतनी चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर आपकी देखी। अब बात आती है आपकी, जैसे कि मैंने आपको कहा लंबोदर में कौन सा कारक है। अगर मैं ऐसे आपसे कह दूं तो आप जरा मुझे बताइए, क्या लंबोदर में कोई भी कारक हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मैंने आपको बोला कि कभी भी शब्दों में कारक कैसे होगा। शब्दों में तो कारक पॉसिबल होता ही नहीं है, क्योंकि कारक तो वाक्यों में पाया जाता है। तो आप तो मोहन सर मुझे शब्द दे रहे हो लंबोदर, बताइए त्रिनेत्र में कौन सा कारक होगा, बताइए आपका दही बड़ा में कौन सा कारक होगा, बताइए यथाशक्ति में कौन सा कारक होगा, बताइए भरपेट में कौन सा कारक होगा। इनमें कभी भी आपका कारक नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो शब्द हैं और शब्द में कारक होता नहीं है। इतनी चीज़ आपने देखी। ठीक उसी तरीके से वाक्यों में होता है आपका कारक, वाक्यों में कारक होता है। अब मैं आपको बोलूं मोहन सर कलम से लिखते हैं, इसमें कौन सा समास है? सर जी फिर से वही बात है आपकी, जब आप अभी कह रहे हो कि वाक्यों में किसी भी सूरत में आपका कारक, वाक्यों में समास नहीं होता, आप कह रहे हो समास बताइए, इसमें तो सर होगा ही नहीं। तो मैंने आपको वाक्य दिया, और अगर मैं पूछूं इसमें कौन सा समास है, यह क्वेश्चन गलत है, असंभव, इम्पॉसिबल, किसी भी सूरत में
आपका वाक्यों में समास नहीं होगा। अर्थात ये दोनों के दोनों क्वेश्चन गलत हैं, रॉन्ग हैं, ये कभी भी किसी भी तरीके से आपके सही नहीं हो सकते। थोड़ा सा और आगे हम लोग तय करें सफ़र, अच्छा आपका है। देखिए साथियों, यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, समास शब्दों में होता है, ठीक है ना, इसका नोट्स बना सकते हो। समास किस में होता है? शब्दों में। सभी शब्दों में समास नहीं होता। फिर से वही बात आपकी है कि सर जी आप अभी कह रहे हो कि समास शब्दों में होता है, समास शब्दों में होता है, तो क्या दुनिया के जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों में क्या समास होता है? यानी कि जितने भी आपके शब्द हैं क्या सभी शब्दों में समास होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखो फिर किस में, जो शब्द दो शब्दों का युग्म हो, जो शब्द दो शब्दों का जोड़ा हो, दो शब्दों से मिलकर बने हों, केवल समास उन्हीं में हो सकता है, केवल समास उन्हीं में हो सकता है। जो दो शब्दों के युग्म न हो, जो दो शब्दों से चिपक के न बने हों, समास कभी भी उनमें पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको कहूँ आँख शब्द में समास बताइए, नाक शब्द में समास बताइए, टीका शब्द में समास बताइए, कलावा शब्द में समास बताइए, जूता शब्द में समास बताइए, मोजा शब्द में समास बताइए, तो साथियों इनमें कभी भी आपका समास नहीं होगा, क्योंकि यह वाले शब्द ऐसे शब्द हैं जो सिंगल हैं, अकेले हैं, इसलिए इनमें कभी भी आपका समास नहीं होगा। समास इसलिए इसमें आपका पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया? अगर मैं आपसे कहना चाहूँ दुपट्टा, हाँ इसमें समास हो जाएगा क्योंकि ये दो शब्दों से चिपक के बना है। प्रधानमंत्री, इसमें समास आपका हो जाएगा क्योंकि ये दो शब्दों से चिपक के बना है। दही बड़ा, इसमें समास हो जाएगा क्योंकि दो शब्दों से चिपक के बना है। पंचरत्न, इसमें समास हो जाएगा क्योंकि यह भी दो शब्दों से चिपक के बना है। आशा करते हैं मेरी बात को आप लोग अच्छे समझ पाए होंगे। यानी कि समास शब्दों में तो होता है, आखिर कैसे शब्दों में होता है? तो जौन से शब्द दो शब्दों से चिपक के बने हैं, दो शब्दों का युग्म है, केवल समास उन्हीं में होता है। ठीक है ना? जो सिंगल शब्द हैं, जिन शब्द को अपन अलग नहीं कर सकते, जिन शब्द को अपन अलग नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में उसमें समास आपका नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो देखिएगा, जैसे कि ये वाले शब्द हैं इनमें समास नहीं होगा, पर ये वाले शब्द हैं इसमें समास आपका हो जाएगा। इतनी चीज़ आप लोगों ने देख ली। अब थोड़ा सा हम लोग अपना कारवां और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा है आपका। अब यहाँ पर समास की परिभाषा तो इसके पहले हम लोग देख ही चुके थे। अब हम लोग इसके बाद देखने के लिए जा रहे हैं समास के प्रकार। देखिए साथियों, समास के प्रकार बहुत इम्पोर्टेंट आपका। समास के प्रकार यानी कि समास के भेद, समास के प्रकार, कितने प्रकार का आपका ये समास होता है, इसके कितने भेद होते हैं, आइएगा हम लोग एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। तो साथियों इसका जवाब आपका होगा 6। समास के कितने भेद होते हैं आपके? समास के 6 भेद होते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब फिर से वही बात आपकी आ जाती है कि सर जी समास के 6 भेद तो होते हैं, पर वो होते कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, पहला आपका है अव्ययीभाव समास। पहला आपका क्या है? अव्ययीभाव समास। दूसरा आपका क्या है? द्विगु समास। दूसरा क्या है आपका? द्विगु समास। तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका द्विगु समास के बाद आपका रहेगा अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। क्या हो गया आपका? द्वंद्व समास। बहुत बढ़िया, शाबाश। चौथे नंबर का आपका रहेगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। सभी लोग नोट्स बनाते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स नहीं बनाओगे कोई फ़ायदा नहीं है। 5वें नंबर का आपका रहेगा बहुव्रीहि समास। बहुत बड़ी बात है कि YouTube के माध्यम से आप सभी लोगों को निःशुल्क क्लास मिल रही है बहुव्रीहि समास, वरना ये सारी की सारी चीज़ें पेड क्लासेज में आपको मिलती हैं। बहुत सौभाग्यशाली आप लोग मानिएगा कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको निःशुल्क मिल रही हैं। इसलिए आप लोग प्रॉपरली इसका नोट्स बनाना, जब भी क्लास के लिए बैठा करो तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो। तत्पुरुष समास, ठीक है ना? इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर देखा समास के आपके 6 भेद होते हैं। एक बार ज़रा इसका पूरा का पूरा अपन लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास, दूसरा कौन सा है? द्विगु समास, तीसरा कौन सा है? द्वंद्व समास, चौथा कौन सा है? कर्मधारय समास, पांचवा कौन सा है? बहुव्रीहि समास, छठवां कौन सा आपका? तत्पुरुष समास।
इस तरीके से समास के 6 प्रकार आपके होते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। आइएगा साथियों, अब वही बात आपकी आ जाती है कि एक बार हम लोग इनको समझ लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो किताबों में भी लिखी हैं, पर ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी चीज़ सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है उस चीज़ को आपके माइंड तक होनी चाहिए, आपके माइंड में वो होनी चाहिए, यानी कि आप फिर दोबारा से कभी वो चीज़ गलती ना करो। देखिए, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ छोटा बड़ा में हिंदी की वर्णमाला में सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आता है, तो आप कहोगे आ आता है। क्या आता है आपका? आ, छोटा आ। तो यानी कि आ का मतलब हो गया अव्ययीभाव समास। सबसे पहले क्या आता है आपका? अव्ययीभाव समास आता है, यानी कि तो आ का मतलब हो गया आपका अव्ययीभाव समास। आ से हो गया अव्ययीभाव समास। उसके बाद आपका द्विगु समास, द्वंद्व समास, इन दोनों को अपन लोग एक साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्विगु समास, द्वंद्व समास एक साथ पढ़ लिया। इसके बाद आपका हो गया कर्मधारय समास। इसके बाद क्या हो गया आपका? कर्मधारय समास। इसके बाद आपका बहुब्रीहि समास, इसके बाद तत्पुरुष समास। याद कैसे रहेगा? सबसे पहले छोटवा आता है तो अव्ययीभाव समास। इन दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे, यानी कि दादा यानी कि द्विगु समास, द्वंद्व समास। इसके बाद हम लोग करेंगे कर्म। क्या करेंगे हम लोग? कर्म। जैसे हम लोग कर्म करेंगे, कर्म का मतलब कर्मधारय समास। कर्म करेंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी, और जब नौकरी लग जाएगी तो हमारे पास में आएगी बहू। क्या आएगी हमारे पास? बहू। कर्म करेंगे तो क्या आएगी? बहू। बहू का मतलब हो गया बहुब्रीहि समास। और बहू किसके साथ में रहेगी? पुरुष के साथ में बहू रहती है। पुरुष के साथ में बहू रहती है तो यानी कि पुरुष का मतलब हो गया तत्पुरुष समास। एक बार पुनः देखते हैं हम लोग। सबसे पहले छोटवा बड़वा आता है तो यानी कि अव्ययीभाव समास। इन दोनों को एक साथ पढ़ा अपन ने, द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। इसके बाद अपन ने देखा कर्म करा अपन लोगों ने, तो कर्म का मतलब कर्मधारय समास। कर्म करेंगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी तो यानी कि बहू आएगी। बहू का मतलब बहुब्रीहि समास। बहू किसके साथ में रहेगी? पुरुष के साथ में रहेगी, यानी कि पुरुष का मतलब आपका हो गया तत्पुरुष समास। तो इस तरीके से ये आपके समास के 6 प्रकार आप लोगों ने देखे। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट, सभी लोग ले लीजिए स्क्रीन। इसके बाद हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आपका रहेगा अव्ययीभाव समास। पहला आपका क्या होगा? अव्ययीभाव समास। ये देखते हैं हम लोग अव्ययीभाव समास। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ के आपके बनते हैं अव्ययीभाव समास के। देखो साथियों, इसमें अगर मैं आपको कहना चाहूँ अव्ययीभाव समास में 3 कंडीशन से ये आपका हो सकता है। पहली बात तो ये देखना, यहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास में सबसे पहले आपका ये क्या आया? अव्यय। क्या आया आपका? अव्यय। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अव्यय को ही मैं दूसरी भाषा में कह सकता हूँ अविकारी। अव्यय को ही क्या बोल सकता हूँ? अव्यय को ही अपन लोग कहते हैं अविकारी। ये दोनों ही बातें आपकी होती है सेम। अव्यय को ही क्या कहते हैं अपन लोग? अविकारी। अविकारी का मतलब आपका होता क्या है? अविकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन ना हो। क्या बोला मैंने? जिसमें परिवर्तन ना हो। जिसमें परिवर्तन ना हो, यानी कि जो शब्द जो है ना, जिनमें किसी भी सूरत में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंजमेंट नहीं आता आपका, वो हर टाइम पर एक जैसे रहते हैं, उन्हीं शब्दों को अपन लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द, यानी कि अव्यय, क्योंकि उनमें किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजमेंट आपका नहीं आता है। अब देखते हैं हम लोग, अविकारी आपका जो है ना, वो 3 कंडीशन से आपका हो सकता है। कितने तरीके से आपका हो सकता है? 3 कंडीशन से आपका हो सकता है। अब हमने आपको बताया कि जब आपका समास है तो उसके कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। इसे अपन कहते हैं पूर्व पद, इसे कहते हैं उत्तर पद। क्या कहते हैं? अगर मैं आपको साइड में लेके चलूं तो समास जो आपका होगा ना, समास में आपके 2 पद होते हैं। एक पहला वाला पद जो है ना, वो आपका पूर्व पद कहलाता है, और बाद वाला जो पद होता है वो आपका क्या कहलाता है? उत्तर पद। यहाँ से पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहले वाले पद को हम लोग पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले पद को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर पद। ये आपका पेपर में बहुत ज़्यादा आपका आता है। तो जो आगे वाला जो आपका पद होता है, ये वाला जो पहला वाला पद होता है, यहाँ पर अगर उपसर्ग आ जाए, क्या आ जाए? उपसर्ग, तो ये तय है कि पीछे वाले हिस्से में आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा शब्द,
उपसर्ग और शब्द अगर आपका आए तो ऐसी कंडीशन में आपका अव्ययी भाव समास आपका होता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, ये एग्जाम्पल मैंने आपको कहा यथाशक्ति। क्या बोला मैंने आपको? यथाशक्ति। यथाशक्ति जो आपको मैंने बोला, इसमें आपका कौन सा समास होगा? आपका अव्ययी भाव समास, क्योंकि यथा हो गया आपका उपसर्ग और शक्ति आपका हो गया क्या? शब्द। और एग्जाम्पल लें, और हम आपको एग्जाम्पल एक आध और दे दें तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। मैंने आपको कहा बेनाम। क्या बोला मैंने आपको? बेनाम। इसमें बे आपका क्या है? उपसर्ग। नाम आपका क्या है? शब्द। यानी कि ये हो गया आपका उपसर्ग। क्या हो गया? उपसर्ग। और ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया शब्द। इसी तरीके से इसमें आपका ये हो गया आपका उपसर्ग और ये हो गया आपका शब्द। तो यानी कि उपसर्ग प्लस शब्द की कंडीशन अगर आपकी आए तो ऐसे में भी आपका कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई। दूसरी कंडीशन, टेंशन नहीं लेना, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। दूसरी कंडीशन, आगे अगर आपका शब्द आ जाए, आगे अगर आपका शब्द आ जाए तो पीछे आपका क्या आएगा? पीछे आएगा आपका प्रत्यय। ऐसी कंडीशन में भी आपका समास होगा कौन सा? अव्ययी भाव समास। जैसे कि मैंने आपको कहा चुल्लू भर। क्या बोला मैंने आपको? चुल्लू भर। मैंने आपको कहा मुट्ठी भर। मैंने आपको क्या कहा? मुट्ठी भर। मैंने ये चीज़ अगर देख पा रहे होगे साथियों, तो ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा आपका कहलाएगा उपसर्ग। माफ़ी चाहूँगा, ये वाला हिस्सा कहलाएगा आपका शब्द। ये वाला हिस्सा हो गया आपका शब्द। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा कहलाएगा आपका प्रत्यय। क्या कहलाएगा? प्रत्यय। ठीक इसी तरीके से ये वाला हिस्सा आपका हो गया शब्द और ये वाला हिस्सा जो है ना, ये आपका कहलाएगा प्रत्यय। इतनी चीज़ आप लोगों ने देखी। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पैदा हो रहा होगा आप लोगों के दिमाग में कि सर जी उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में थोड़ी सी नॉलेज बताइए। देखिए, तो यानी कि इस चैप्टर को पढ़ते ही हम लोग एक चीज़ और कवर कर लेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक चैप्टर आपका बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय का यूज कहाँ पर हम लोग करते हैं। अब सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान एक बार जान लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय इनका यूज होता है शब्द के साथ। किसके साथ में? इनका यूज होता है आपका शब्द के साथ में। शब्द के साथ में आपके ये आते हैं। उपसर्ग भी आता है आपका शब्द के साथ में, शब्द के साथ इनका प्रयोग आपका होता है। किसका? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का। अब बात आती है आपकी कि सर जी शब्द के साथ में तो होता है, पर ये मैं कैसे पहचानूं? यानी कि ये होता है शब्द के आगे। कहाँ पर होता है आपका? शब्द के आगे वाले हिस्से में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और शब्द के पीछे वाले हिस्से में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका प्रत्यय का। शब्द के आगे वाले हिस्से में उपसर्ग का, शब्द के पीछे वाले हिस्से में प्रत्यय का। आइए थोड़ा सा अगर मैं आपको और समझाना चाहूँ और इजी करना चाहूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा मान लो चुल्लू भर। क्या कहा मैंने आपको? चुल्लू भर। एक मैंने आपको बोला मान लो यथाशक्ति। ये दो चीज़ें आपके सामने रखी हैं, दोनों की दोनों आपकी चीज़ें हैं। एक बार ज़रा इन पर विचार कर लेते हैं हम लोग। इस पर अगर आप विचार करोगे तो एक चीज़ तो पाओगे कि यहाँ पर ये चुल्लू जो है ना, यहाँ पर जो चुल्लू है ना, ये है आपका शब्द और यहाँ पर ये आपका आया प्रत्यय के रूप में। प्रत्यय अगर मैं इसमें आपको बोलूँ तो ये हो गया आपका उपसर्ग और ये आपका हो गया शब्द। ये क्या हो गया आपका? शब्द। फिर से सुनो, अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, यहाँ पर आप लोग बहुत मन से मेरी बात को सुनना। उपसर्ग और प्रत्यय ये हमेशा शब्दों के साथ में आते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय हमेशा शब्दों के साथ में आते हैं। अगर शब्द के आगे आपके आएँ तो ये उपसर्ग कहलाएंगे और शब्द के पीछे अगर आपके आएँ तो ये आपके प्रत्यय कहलाएंगे। आप इतना भी याद रख सकते हो, देखो पीछे का मतलब प्रत्यय, पा से पा, पा से पा, पा से पा, प्रत्यय पीछे आता है, प्रत्यय पीछे आता है, पा से पा।
तो उपसर्ग कहाँ पर आता है? उपसर्ग आपका आगे आता है। किसके साथ में आते हैं? दोनों के दोनों ये आपके शब्द के साथ में आते हैं। अब फिर वही बात आपकी आ जाती है कि शब्द को पहचानना होता है कठिन। मैं कैसे पहचानूं कि इसमें आपका कौन सा शब्द है, इसके बारे में हमें समझ में नहीं आता। तो इसकी मैं आपको बहुत गजब की ट्रिक आपको बता देता हूं कि आखिर कैसे पहचानेंगे कि किस में आपका शब्द कौन सा है। तो आप एक चीज़ मैं आपको बताता हूं, जौन से हिस्से का मतलब आपको समझ में आता है, जौन से हिस्से का मतलब आपको समझ में आता है, समझ लेना वही वाला हिस्सा कहलाएगा आपका शब्द। जौन से हिस्से का मतलब समझ में आता है वो वाला हिस्सा हो गया शब्द। और अगर उसके आगे कोई चीज़ आई तो वो उपसर्ग, और उसके पीछे कोई चीज़ आई तो प्रत्यय। राधे राधे। आया समझ में? एक बार मैं अपनी बात को आपको बताता हूँ डेमो के माध्यम से। मैं तो आपको कह रहा हूँ ये चुल्लू भर लिखा है, इसमें कौन से हिस्से का मतलब आपको समझ में आ रहा है, कौन से पार्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो आप कहोगे सर जी चुल्लू का मतलब मुझे समझ में आ रहा है। जब चुल्लू का मतलब आपको समझ में आ रहा है तो समझो वो हो गया शब्द। और शब्द के पीछे अगर कोई चीज़ आई फालतू की तो वो हो गया प्रत्यय। इसमें देखो, इसमें लिखा यथाशक्ति, दो पार्ट है इसके, यथा और शक्ति। कौन से हिस्से का मतलब आपको समझ में आ रहा है? आप कहोगे सर जी ये वाले हिस्से का मतलब समझ में आ रहा है, शक्ति का मतलब समझ में आ रहा है, तो ये हो गया शब्द। तो इसके आगे कोई फालतू की चीज़ आई तो वो आपका हो गया उपसर्ग। वही तो मैं कह रहा हूँ, शब्द के आगे उपसर्ग आता है और शब्द के पीछे क्या आता है? प्रत्यय। शब्द के आगे उपसर्ग आता है, शब्द के पीछे प्रत्यय आता है। इतना आप लोगों ने बहुत कायदे से देख लिया। समझ में आया? हाँ, यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि उपसर्ग कहाँ पर आता है, प्रत्यय कहाँ पर आता है, किसका यूज कहाँ पर होता है। आइए अब आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रा बताइएगा एक बार। सभी का मैं कमेंट देखना चाहता हूँ। एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो कमेंट ना करे। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया या प्रत्यय का, इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया या प्रत्यय का। देखिए साथियों, सभी लोग कमेंट करके बताइए। मैंने आपको कहा बेनाम, बताएगा साथियों बेनाम में आपका उपसर्ग का प्रयोग किया गया है या प्रत्यय का। और बताइए यथाशक्ति, सभी लोग बताइए साथियों, यथाशक्ति में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है या प्रत्यय का। ठीक है ना? और बताइए मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा आपको मुट्ठी भर, क्या कहा मैंने आपको? मुट्ठी भर। बताइए साथियों मुट्ठी भर में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है या प्रत्यय का? उपसर्ग का प्रयोग किया गया है या प्रत्यय का? किसका यूज आपका किया गया है आप लोग जरा मुझे बताइएगा। और अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, मैंने आपको कहा, मान लो मैंने आपको कहा यहाँ पर यथासंभव, यथासंभव में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है या प्रत्यय का? किसका यूज आपका किया गया है आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए। मैं एक एक बच्चे का कमेंट यहाँ पर आपका देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल शालिनी, एकदम आपने सही जवाब दिया यहाँ पर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर प्रियंका, आपका भी जवाब यहाँ पर सही है यहाँ पर। और आपका किसका जवाब आ रहा है यहाँ पर? सविता योगी, आपका भी एकदम आपका करेक्ट आंसर आपने यहाँ पर दिया, आपका भी कमेंट आपका सही है। बाकी और लोग कमेंट करिए जल्दी से, जल्दी से। हाँ फातिमा, आपका भी आंसर आपका सही है। अनामिका, आपका भी उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, इस तरीके से सभी लोग आपके आंसर सही दे रहे हैं। तो यहाँ पर अपन लोगों ने देखा इसमें आपका किसका यूज किया गया? बे। आपका चूंकि ये आपका पार्ट जो है ना, ये आपका, इसमें कौन से हिस्से का मतलब समझ में आ रहा है? मुझे इस वाले हिस्से का मतलब समझ में आ रहा है, तो ये हो गया आपका शब्द। अब चूंकि इसके आगे कोई फालतू की चीज़ आई तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपसर्ग। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब इसमें मुझे इस वाले हिस्से का मतलब समझ में आ रहा है, तो यानी कि ये हो गया आपका शब्द। उस शब्द के आगे कोई फालतू की चीज़ आई तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपसर्ग। अभी तो मैं आप कह रहा हूँ उपसर्ग शब्द के आगे आता है। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ इस वाले हिस्से का मतलब मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए ये हो गया आपका शब्द। उस शब्द के आपके पीछे कोई चीज़ आई तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? आपका प्रत्यय। बहुत बढ़िया। अब यथासंभव में आपका यथासंभव, इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है, तो यानी कि ये हो गया आपका शब्द। और शब्द के आगे कोई चीज़ आपकी आई तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग।
साथियों, यहाँ तक के सफ़र में किसी को भी कोई भी अगर दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने एक एक चीज़ को यहाँ पर बताया। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी क्लास जो है ना, बहुत जितना सरल तरीका आपसे हो सकता है, जितना इजी हो सकता है, उतना सरल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक एक चीज़ मैं यहाँ पर आपका क्लियर करूँगा और मुझे नहीं लगता कि आपका समाज से उठने वाले हर एक प्रश्न का जवाब आप लोग आसानी से दे पाओगे। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अव्ययी भाव समास आपने यहाँ पर देखा। एक बार मैं अगर पुनः रिवीजन आपको करना चाहूँ तो मैं आपसे कहूँगा, ये देखिए कि अगर आपका आगे उपसर्ग आए, पीछे शब्द आए, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि आपने देखा यथाशक्ति, बेनाम। और अगर मैं दूसरा आपको बोलूं कि आगे अगर आपका शब्द आए तो पीछे ऑटोमेटिक क्या आएगा, प्रत्यय। तो ऐसी कंडीशन में भी आपका क्या होगा, अव्ययी भाव समास। इसके बाद अगर मैं आपको और बताना चाहूँ, अगला आपका सफ़र आपका ये होगा, देखिएगा। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, तीसरी कंडीशन आपकी है, थर्ड कंडीशन आपकी है, रूल नंबर 3। ये कोई रूल नहीं है, बस समझाने के लिए आपका, पुनरावृत्ति। क्या बोला मैंने आपको, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति आने पर भी आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, अव्ययी भाव समास। पुनरावृत्ति अगर आपको समझ में ना आए तो मैं कह सकता हूँ इंग्लिश में, वो हिंदी में से बार बार। बार बार का मतलब रिपीटेशन। अगर कोई शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए, अगर रिपीटेशन हो आपकी, तो रिपीटेशन की कंडीशन में आपका, पुनरावृत्ति की कंडीशन में आपका आंसर क्या जाएगा, अव्ययी भाव समास। देखिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं, उदाहरण के माध्यम से, मैंने आपको कहा, मान लो काले काले, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा काले काले। इसमें देखो पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका, अव्ययी भाव समास। और अगला मैंने आपको बोला, मैंने आपको कहा द्वारे द्वारे। क्या बोला मैंने आपको, द्वारे द्वारे। इसमें भी आपका रिपीटेशन हो रहा है, इसमें भी, इसमें आपका आंसर होगा क्या, अव्ययी भाव समास। मैंने कहा कि थाने थाने। क्या बोला मैंने आपको, थाने थाने। इसमें भी सेम शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास। मैंने आपको कहा राधे राधे। आप लोग बोलते हो ना, राधे राधे। राधे राधे अगर मैं बोलूं, इसमें आपका कौन सा समास, तो इसमें भी आपका होगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति की जा रही है। साथियों, बहुत बार आपका ऐसा होता है कि सेम शब्द जो आपके होते हैं उन्हें अलग अलग न रख कर उन्हें एक साथ चिपका कर रख देते हैं। उन्हें अलग अलग न रख कर एक साथ चिपका कर रख देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी उसका जो जवाब होता है वो आपका अव्ययी भाव समास ही आपका होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा लालम लाल। मैंने आपको क्या कहा, लालम लाल। आखिर साथियों, जरा मुझे पढ़ के बताइए कि लालम लाल का मतलब आपका है क्या। तो लालम लाल का मतलब है लाल ही लाल, लाल ही लाल। यानी कि सेम शब्द आपके दो बार आए, शब्दों की पुनरावृत्ति की जा रही है, और शब्दों की पुनरावृत्ति अगर आपकी की जा रही है तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या जाएगा, ऐसी कंडीशन में आपका आंसर जाएगा अव्ययी भाव समास। और मैंने आपको बोला, देखिएगा ये क्या लिखा है, जूतम जूत। यानी कि अपन लोग कहते हैं हम फलाने फलाने की शादी में गए, बाज़ार में गए, वहाँ पर शादी में गए, वहाँ पर जूतम जूत चला। जूतम जूत का मतलब क्या होता है, जूतम जूत का मतलब होता है आपका जूता ही जूता, जूता ही जूता। यानी कि सेम शब्द का पुनरावृत्ति किया गया, सेम शब्द आपके दो बार आए, इसलिए ऐसी कंडीशन में भी आपका आंसर क्या जाएगा, आपका ऐसी कंडीशन में भी आपका आंसर अव्ययी भाव समास आपका जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने देखा। और मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रा मुझे बताइएगा इसमें आपका कौन सा समास होगा। सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए इसमें आपका कौन सा समास होगा। सुबह शुभ, सुबह शुभ में कौन सा समास होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। मैं सभी का यहाँ पर कमेंट देख रहा हूँ कि सुबह शुभ में कौन सा समास होगा। अच्छा क्वेश्चन पेपर में बनता है, सभी लोग कमेंट करिए। तो यहाँ पर आप लोग अच्छा कमेंट कर रहे हो, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। सभी लोगों को कमेंट देख रहा हूँ साथियों। आइए मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपका अव्ययी भाव समास उत्तर नहीं है।
इसमें अव्ययी भाव समास जो है ना, वो इसका उत्तर आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं कहना चाहूँ शुभ शुभ का मतलब जो आपका होता है वो आपका होता है शुभ और अशुभ, हाँ या ना? जरा आप एक बार मन से इसको बोलिएगा, शुभ और अशुभ। एक्चुअली क्या है कि शुभ और अशुभ को मैंने चिपका के शुभ शुभ बोला। देखो ना, शुभ शुभ, शुभ और अशुभ, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जब एक दूसरे के आपके अपोजिट होते हैं तो आगे चल के मैं आपको समास पढ़ाऊँगा, उस समास का नाम होगा आपका द्वंद्व समास। तो साथियों उसका आंसर है आपका द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास कहता है कि जब कभी भी दो चीज़ें अपोजिट हों, एक दूसरे के विपरीत हों आपके, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर आपका होगा द्वंद्व समास। तो ध्यान रखना, किसी भी सूरत में इसका आंसर आपका अव्ययी भाव समास नहीं होगा। हाँ साथियों, हमेशा से मेरी आदत रहती है ना कि मैं आपको हमेशा परीक्षा का पढ़ाता हूँ। जहाँ पर मेरा बच्चा गिरता है ना, मैं वो चीज़ पढ़ाता हूँ जहाँ पर आप लोग पेपर में जाके आपको कन्फ्यूजन होगा, आपको लगता है कि इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको अपना अनुभव शेयर करता हूँ, मैं 10 साल का अनुभव आपको बताता हूँ कि मेरा बच्चा कहाँ पर गलत करता है, कहाँ पर उसका उत्तर गलत होगा, कहाँ पर वह डाउट करेगा, कहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। वो सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं आपको कराता हूँ साथियों। इसलिए आप लोग ध्यान से इस क्लास का नोट्स ज़रूर बनाना। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ा। इसके बाद समास का एक दूसरा पार्ट आपका आएगा, उसमें हम लोग बाकी समास को देखेंगे, ठीक है ना। बाकी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। अगर आपको रियली में लग रहा है कि वीडियो अच्छा बना हुआ है, मैंने बहुत मन से आपको पढ़ाया, अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आई, तो एक बार आप सभी लोग पुनः इस वीडियो को लाइक करिए। अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया वो लोग लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग से लेके सब्सक्राइब बटन को आप लोग दबा लीजिए, और बेल आइकन बना होगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है ताकि आप लोगों को पता चल जाए और आप लोग समय रहते उस वीडियो को देख सको। ठीक है साथियों, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ कि पूरी की पूरी हिंदी की क्लासेज जो आपकी है ना, वो आपकी निःशुल्क हैं, फ्री हैं। और आप लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाके आप लोग पूरे हिंदी की चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो, ये आपकी फ्री है। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग मिलते हैं आगामी दूसरे क्लास में, इसका भाग 2 में। जय हिंद, जय भारत।